सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है एयर अराउंड अस और हमारे चारों ओर वायु। तो आप जानते हुए होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो है गैसें अवेलेबल हैं हमारे आसपास, तो और भी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पहले हिंदी से शुरू करेंगे। हमारे चारों ओर वायु। अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? मतलब नॉर्मली किसी ने भी नहीं देखा है। क्या आपने कभी देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की जा सकती है। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या फिर कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके हुए कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक की पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। और मतलब अलग अलग तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वायु उपलब्ध है या प्रेजेंट है। और निष्पादन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। हमने देखा था जो किसी धान वान को हम ऐसे ऊपर से उड़ाते हैं तो एक सामने तरफ से हम कुछ पंखा वगैरह रख देते हैं, जिससे आसानी से हम जो काम का चीज़ है बीज वगैरह वो एक जगह गिर जाते हैं और जो हल्का भूसा वगैरह है वो दूसरी जगह गिर जाता है। और कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों की ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। जब आंधी बड़े बहुत ज़्यादा आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्या आपने कभी फिरकी से खेले हैं? जैसे ये देखो, यहाँ पे अलग अलग तरह की चक्रियाँ भी बोलते हैं, ऐसे आपने बचपन में बनाई होगी। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। कि यहाँ पे जो है मतलब बनाने की कि कैसे आप बना सकते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इससे थोड़ा आगे पीछे करके देखिए क्या होता है, क्या फिरकी घूमती है। और जिस तरह हम जिस तरफ ले जाएंगे और यदि वहाँ पे हवा चलती रहेगी तो उसी तरफ जो है चक्री वो घूमने लगेगी। क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? ये यहाँ पे बता रहे हैं। इससे यह दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चलती है, और जिस तरह इससे पता चल जाता है कि किस तरह जो है वायु जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपलब्ध होती है। अब एक जगह ऐसा तो नहीं कि एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन वो चारों तरफ रहती है, ये हमें पता करना है। अपनी मुट्ठी बंद करके इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप। अब हमें क्या करना है, कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? क्या आप इसे उल्टा लीजिए और इसके अंदर कुछ है, उसको ऐसे यहाँ पे लेना है खाली हुई बोतल को, और नीचे जो है पानी भरा हुआ। आप सीधे उसमें जब डालेंगे तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं भरा होगा। जैसे ही आप उसको हल्का सा पानी हवा निकलने की देंगे तो उसमें पानी भरने लगेगा। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरे हुए बाल्टी में ऐसे जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे करना है। बोतल को ध्यान से देखिए
क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? ऐसे आप घर पे चाहे ट्राई कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो उसके अंदर वह पानी नहीं जाता है। अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते दिखते हैं? क्या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या है? जैसे ही बोतल के अंदर एयर आ जाती है तो जो बोतल है वो पूरी भर जाती है। हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी और बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु में भरी हुई थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है और हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत को विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में भी अलग अलग तरह से, जो पृथ्वी के ऊपर तरफ का भाग है वहाँ पर मतलब अलग अलग तरह के जो है डिवाइड हो जाते हैं लेयर, उसी में से एक जो है वायुमंडल है। ये मतलब बहुत लंबा और कई किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या यह विचार कर सकते हैं कि ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे ही हम ऊपर तरफ जाते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया में पहाड़ तरफ जाते हैं, तो पहाड़ तरफ में हम ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए जो पर्वत पे चढ़ने वाले वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ले जाते हैं। और यदि एक आपको बताएं कि जो पर्वत में जो लोग रहते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है इस कारण से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है और यदि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारा माइंड भी कम काम करता है। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। एयर अराउंड अस, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट all living things require air, but have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. मतलब आपने एयर को देखा तो नहीं होगा, लेकिन आपको फील कर सकते हैं कि एयर आसपास है। जैसे कैसे फील कर सकते हैं इसमें बता रहे हैं। जैसे आपके आसपास कपड़े जो है, कपड़े आप सुखाने डालते हैं तो हिल रहे रहते हैं। यदि पंखा चालू होता है तो आपके पेज रखे रहते हैं, वो उड़ जाते हैं। और ऐसे आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल इसमें बताया हुआ है, हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी। ये जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये सभी आपने करके देखे होंगे। लेट अस मेक अ फिरकी और ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन द, और आप चाहें तो ऐसे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक वेदर कॉक जो है, हैव यू सीन अ वेदर कॉक, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस। मतलब ये जो है यहाँ पे यंत्र दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये जिस डायरेक्शन में हो जाएगा तो वहाँ पर उस डायरेक्शन में जो है हवा चल रही। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो एरोप्लेन जहाँ पे वहाँ पे उस तरफ में भी एक दिशा रहती है कि किस तरफ जो हवा चल रही है। सॉरी, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अब हमें देखना है कि हमारे चारों तरफ रहती है कि नहीं। तो एक्टिविटी 2 इसमें बताई हुई है। इसमें हमें क्या करना है, एक बाल्टी ले लेना है, बाल्टी में पानी भरना है और एक खाली बोतल कांच की ले लेना है। जैसे ही आप उसको अंदर कर रखेंगे तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है एयर भरी हुई है।
उसके बाद आप हल्का सा उसमें तिरछा करेंगे तो एयर निकल जाएगी, उसके बाद उसमें पानी भरने लगेगा। ये हमें दिखाता है कि जो एयर है वो हर एक जगह रहती है। यदि आप खाली बोतल रहते हैं तब भी उसमें, भले आप उसको उल्टा भी कर देते हैं तब भी उसमें एयर रहती है। उसके बाद बता रहे हैं, दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्युपाइज space, it fills the space in the bottle and it is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it and it is transparent। मतलब ना तो उसका कोई कलर रहता है और वो एकदम उसके आप आर पार देख सकते हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं। Our earth is surrounded by the thin layer of air. This layer extended up to many kilometers। मतलब एक पतली लेयर से, लेकिन ये बहुत लंबे तक फैली हुई है, जिसको हमारे एटमॉस्फेयर में लंबे तक जो है एयर फैली हुई है। सो नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। और अभी जैसे बताया कि जो माउंटेन्स पे जैसे ऊपर चलते जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो ऊपर जाते समय जो है ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कमता जाता है। तो जो माउंटेन पे चढ़ने वाले रहते हैं वो लोग अपने साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। वायु किससे बनी है हमें देखना है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। अब जैसे हमने बताया कि केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, इसके अलावा भी और अलग अलग तरह की गैसें जो है वायुमंडल में उपलब्ध है। इन सभी का एक एक परसेंटेज जो है अभी हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं जल वाष्प के बारे में। हमने पहले पढ़ा कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। हमने पुराने चैप्टर में जैसे पढ़ा था कि यदि जो हमारी वायु है यदि ठंडे जल के संपर्क में आती हैं तो वो भी जो जैसे गिलास में यदि ठंडा पानी रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ भी हल्के हल्के कण ऐसे जम जाते हैं। सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, वायु में ऑक्सीजन है तो ये कैसे पता करेंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती ले रहे हैं, उसके बाद यदि इसको ढक देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये जलेगी नहीं। तो ऐसे ही जो हम दीपक वगैरह भी जलाते हैं, यदि आप उसको बिल्कुल किसी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आप आसानी से उसको जला नहीं पाएंगे। क्रियाकलाप 3, अपने शिक्षक की उपस्थिति में। और यदि आप एक्सपेरिमेंट बाई चांस यदि कुछ भी कर रहे हैं तो अपने से बड़े की सलाह में करना है, क्योंकि कुछ भी है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम आग का काम कर रहे हैं इसलिए। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाइए और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं। आप देखेंगे कि मोमबत्ती जो कांच से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सीधा सा कारण है कि वहाँ पर जो है जो जिस वाली मोमबत्ती को आप कांच के गिलास से ढकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती है और बिना ऑक्सीजन के हम जो उसको जला नहीं सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वो सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायता करता है उसको हम ऑक्सीजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन हमें पता चल गया कि यदि मोमबत्ती जलाना है तो सबसे ज़्यादा मतलब हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे आसपास रहती है। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में।
मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष है, तो रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु में कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता उसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। और जो हम वायुमंडल में देखेंगे उसमें भी नाइट्रोजन का भाग बहुत बड़ा रहता है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अब एयर किस चीज़ की बनी रहती है ये बता रहे हैं। मतलब पुरानी जो 18 सेंचुरी में लोग सोचते थे कि केवल जो गैस है वो कुछ ही गैस, मतलब जो एयर है उसमें कुछ ही गैस है, लेकिन बाद में जब पता चला कि जो हमारे आसपास की जो एयर है उसमें बहुत सारी गैस मिली हुई हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। और हमें इसके साथ साथ पढ़ना है कि उसमें क्या क्या गैस हैं जो रहती हैं। तो पहला है वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में हमने पढ़ा, जो भी चीज़ ठंडी रहती है उसके आसपास जो है जितनी भी ठंडी जो वायु है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा हमने देखा था पुराने चैप्टर में, वी हैव लर्न्ड earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with the cool surface, it condensed and drops of water appears on the cool surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. और जो है वाटर साइकिल में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, क्योंकि जो वाटर साइकिल है उसके पूरे होने में भी वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर फिक्स, हमें दो ऐसे कैंडल ऐसे लगा लेना है टेबल पे। उसके बाद दोनों को सेम लंबाई देखेंगे, फिर एक को आप दूसरे को क्या करना है, एक कांच के गिलास से आपको ढक लेना है। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है जिसको आप ढकेंगे वो बुझ जाएगी और एक जो जलती रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसा जो एक जो पदार्थ या फिर ऐसा कंपोनेंट जो कैंडल जलने में उपयोगी है वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। तो इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर which supports burning is limited. Most of the component is used by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. So आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। Observe the air in the is still present in the glass bottle even after the candle blew out. This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of the air which does not support burning is called nitrogen. मतलब ऐसा बहुत सा पार्ट जो सपोर्ट बर्निंग नहीं करता है उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। मतलब बंद कमरा यदि रहेगा तो आप वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें यदि जल रही होंगी तो वहाँ पे एकदम आपको अजीब सा लगेगा। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है, जो लगातार किसी वायु के जलने के कारण होती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। और जैसे देखा होगा कि खेत में जो बचता है उसको जला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, वायु में प्रदूषण फैलता जाता है और ऑक्सीजन जो है कम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है, तो इसलिए उसको जलाना नहीं चाहिए। और आगे बात करते हैं हम धूल और धुआं की। ईंधन तथा पदार्थों में जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुआं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं
ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं एवं गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों में बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। और वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। मतलब चिमनियाँ हमारे आसपास, लेकिन कई बहुत सारे कारखानों में फ़िल्टर भी लगे रहते हैं जो फ़िल्टर करके एयर को पहुंचाते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं रहता है, तो पक्षियों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें, इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. और जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। Plant and animal matters also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide. और जैसे अब पौधे जो है, यदि हरे पौधे, सूखे पत्ते, इन सबको जलाते हैं फसल को, तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन से का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। एंड इट इज़ एडवाइज नॉट टू बर्न एंड ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। इसलिए जो है खेत जो है फसल बची हुई रहती है, सूखी जो फसल हैं, और उसके अलावा सूखी पत्तियाँ, इनको नहीं जलाना चाहिए। इनसे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो क्या है हमारे चारों तरफ की जो है वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है। एंड डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक एंड स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल इज ऑफन हार्मफुल। That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smoke and gases away from our nose, but bring it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in the air. और जो है ये जो डस्ट और जो स्मोक रहते हैं वो मेनली क्या है, आसमान में जो बर्ड्स उड़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जो चिमनियाँ रहती हैं कारखानों में बड़े बड़े, वो सीधे जो है उनका फ़िल्टर कई जगह तो रहता है, लेकिन कई जगह नहीं रहता है, तो सीधे वो पॉल्यूशन फैला देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है एयर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। एयर में अलग अलग तरह की जो है गैस भी पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने जाना अभी, और आगे हम पढ़ेंगे कि किसका कितना परसेंटेज है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम कल से शुरू करेंगे। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो कमेंट में जाके ज़रूर कर सकते हैं आप। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे वो लोग भी चाहें तो अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जिससे आसानी से, मतलब बुक्स के साथ साथ भी यदि कुछ क्लियर डाउट है तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे हम कल नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।